आगे बढ़ाई जाएगी। एक आसान सा न्यूमेरिकल लिखा जाए। न्यूमेरिकल ये है कि डिकम्पोजिशन of H2O2 follow first order kinetics. If concentration of H2O2 decreases from 6 molar to 4 molar in 10 minutes, then find rate constant K half-life time and rate of reaction with respect to O2 when concentration of H2O2 is 2 मोल। मुझे ये क्वेश्चन आपसे जानना है। हालांकि आपने ऐसे क्वेश्चन जो वो कल भी सॉल्व किया था, कल मैंने सिंपल ए और बी दे के आपसे पूछ लिया था। आज मैंने वही कहानी आपसे जो है H2O2 के डिकम्पोजिशन को लेके पूछ लिया कि भाई H2O2 अगर डिकम्पोज करेगा तो उस कंडीशन में मैंने आपसे कहा कि भाई हमारे लिए क्या होगा, हमें ये जानना है। तो ठीक है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो आराम से, ऐसी बात नहीं कि आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। मैंने कहा आप कैलकुलेट करो, मैं भी साथ में आपके कर लेता हूँ। भाई इतना तो मैं जानता हूँ कि भाई मुझे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है तो के का एक ही फॉर्मूला आता है। तो मैंने कहा मैं अगर के का फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा तो k इज इक्वल टू 2.303/t log c0 by ct, यही पढ़ा था। मैंने कहा मुझे के कैलकुलेट करना 2.303 अपॉन टाइम, जो कि मैंने कहा मुझे 10 मिनट दे रखा है, मैं मिनट में रखता हूँ, आंसर मिनट में नोट कर दूंगा। लॉग c0 by ct, और उसने कहा कि भाई इनिशियल जो कंसंट्रेशन था हमारे पास में वो हमारे लिए 6 मोलर था और बाद में 4 मोलर हो गया। तो मैंने ठीक है, आपका और मान हो तो आप ये कर सकते हो। तो यहाँ से हमें के का एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा, k इज इक्वल टू 2.303/t इंटू ये मैंने कहा log 3/2 है। आप उसे अलग से सॉल्व कर लो। log 3/2 को आप लिख सकते हो log 3 माइनस log 2। log 3 मैंने कहा 0.48 के बराबर है, log 2 मैंने कहा 0.30 के बराबर है। तो मैं ये कह सकता हूँ भाई ये कितना आ जाएगा, 0.18 आ जाएगा, 0.0414 मिनट इनवर्स। ठीक है, देख लेते हैं, जैसा भी आप आंसर बताएंगे आपका आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा कि भाई आंसर ये रहेगा। तो मैंने कोई इसमें दिक्कत नहीं, हमने समझ लिया कि भाई हमारे लिए, तो हमें कह सकते हैं भाई हमारे लिए log, ठीक है, ये 0.18 आ जाएगा। और मैंने कहा जैसा कि आप मुझे मल्टीप्लाई करके बता रहे हैं, ये वैल्यू आपके हिसाब से 0.0414 आ रही है। क्या किसी और को भी आंसर मिला है तो बताओ, तो मैं ये वाला आंसर नोट कर दूंगा फिर। क्यों भाई, क्या बाकी और लोगों की लगता है कि भाई के की वैल्यू 0.0414 होगी? हाँ, वो अलग बात है कि मैंने टाइम को आप जो है वो सेकंड में रखा था, तो नो डाउट मैं कह सकता हूँ भाई हमारे पास में क्या होगा, मतलब सॉरी मिनट में रखा था, तो मैंने कहा मिनट इनवर्स में लिखते, कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। बाकी आप मुझसे फिर दूसरा कहा गया कि हाफ लाइफ टाइम बताओ, बता देंगे भाई। हमने तो जो है वो हाफ लाइफ के लिए कल एक साधारण सा फॉर्मूला पढ़ा था। हमने सुना था कि भाई जो भी फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ होता है दैट इज गिवन बाई 0.693/k। तो मैंने कहा ये आ जाएगा 0.693 अपॉन के मुझे मिल चुका है 0.0414। मैंने कहा बस मुझे इसे सॉल्व करना है, और आंसर जो आ रहा है वो 16.9
देख लो भाई, मैंने कहा 0.693 अपॉन 0.414 के है। बोलो भाई 16 पॉइंट कितना, दो आंसर आ रहे हैं, 16.7। मेरे हिसाब से आप चेक कर लो, ये आंसर आपको मिलेगा 16.7 मिनट, 16.73 मिनट, मतलब वो सॉल्व कर लेना, वो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। चलो तीसरा मुझसे कहा गया कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू O2 बताया जाए। मुझे मालूम है कि भाई H2O2 का डिकम्पोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का एग्जांपल है, तो मैं आपसे ये बात जरूर कह सकता हूँ कि भाई H2O2 का डिकम्पोजिशन होगा तो ऐसे ही तो होगा भाई कि H2O2 मैंने कहा कन्वर्ट होगा H2O में, प्लस साथ में हाफ O2 मिलेगा मुझे। तो मैंने कहा मैं अगर इसके लिए रेट लॉ लिखता, और क्योंकि H2O2 का डिकम्पोजिशन एक फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है, इसीलिए मैं ये लिखता भाई R इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O2। मैंने K मुझे मालूम था 0.0414 था, और उसने खुद बताया था कि जिस कंडीशन में H2O2 का कंसंट्रेशन 2 होगा वो बताना है। तो मैंने कहा ये कितना मेरे पास में, ये आ जाएगा 0.0828 आ गया भाई, और मैंने कहा मोलर मिनट इनवर्स, ये रेट आ गया मेरे पास में। लेकिन मुझे H2O2 के रेस्पेक्ट में नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए वो, ठीक है आप कह सकते हैं O2 के रेस्पेक्ट में चाहिए। और मैंने कहा अगर मैं O2 के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो मैं ये बात जानता हूँ भाई, यहाँ से हम सभी इस बात को लिख सकते हैं कि जो भी रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू H2O2 अपॉन 1 है, दिस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू O2 अपॉन बैलेंसिंग मोल 1/2 है। तो मैं आपसे ये बात जरूर कह पाऊंगा कि भाई जो भी रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू O2 होगा, दैट इज 1/2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू H2O2, ये लिखा जाएगा। मुझे मालूम है भाई H2O2 के रेस्पेक्ट में जानता हूँ कि वो 0.0828 के बराबर है। तो मैंने अगर मुझे O2 के रेस्पेक्ट में बताना होता तो मैं आपसे बिल्कुल कह देता कि भाई O2 के रेस्पेक्ट में कितना आ जाता, 0.0414 आ जाता। ठीक है ना। तो वो तो हम क्वेश्चन को देख लेंगे कि भाई हमारे पास में क्वेश्चन जैसा भी दे रखा है उस हिसाब से हम सॉल्व कर देंगे। अच्छा मान लो जैसे ये हमारे लिए मिनट इनवर्स में था, मैं चाहता हूं कि इसे मिनट इनवर्स में ना लिख के इसे हम जो है वो सेकंड इनवर्स में लिखें। तो आप भी जानते हैं ये पर मिनट है, पर मिनट है, इसलिए मुझे क्या करना होगा, इसे 60 से डिवाइड कर देना चाहिए। और मैंने कहा मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो वो तो हम ऑप्शन देख लेंगे कि हमें मान लो पर मिनट में पूछा गया है या मान लो पर, ठीक है, सेकंड में पूछा गया है, उस हिसाब से नोट कर दें। तो ये काम आराम से किया जा सकता है, हम बता पाएंगे। चलिए अगला एक आसान सा क्वेश्चन लिखते हैं। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the rate of reaction at t is equal to 10 second and t is equal to 20 seconds are 4 into 10 की पावर -3 मोलर सेकेंड इनवर्स and 1 into 10 की पावर -3 मोलर सेकेंड इनवर्स, then find half life time assume, वो तो लिख ही दिया मैंने कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो कोई बात ही नहीं। क्वेश्चन शायद आप समझ गए होंगे। मैंने कहा भाई किसी भी हमारे पास में जो भी कंसंट्रेशन है, इस बार क्या है ना, उसने कंसंट्रेशन में देके रेट दे दिया है। तो आपको याद होगा कल हमने रेट के टर्म में भी एक फॉर्मूला पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था कि जहां C0/CT हम रखते हैं वहीं पे हम R0/RT भी रख सकते हैं, दोनों ही रख सकते हैं आराम से। तो मुझे बताया जाए इस रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम क्या होगा।
5 सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है ये। हाँ भाई, क्या किसी और को भी आंसर मिला? बिल्कुल 5 सेकेंड होगा। ठीक है भाई, देखो मैंने कहा हमारे पास में हमने कल जो है एक आसान सा फॉर्मूला डिस्कस किया था। मैंने आपसे कहा था कि भाई k इज इक्वल टू मैं 2.303/t log c नॉट बाई सी टी लिख सकता हूँ, और जहां मैंने सी नॉट बाई सी टी लिखा था वहीं मैं क्या लिख सकता था, आर नॉट बाई आर टी। तो मैं अगर अपने उस फॉर्मूले को याद करूं जो कल हम पढ़ रहे थे कि 0.30 अपॉन टी हाफ दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी लॉग सी नॉट बाई सी टी, तो मैंने कहा वहीं पे मैं आर नॉट बाई आर टी लिख देता हूँ भाई, और कोई बदलाव थोड़ी करना है मुझे। और मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो ये आ जाएगा 0.30 अपॉन टी हाफ, जो कि मुझे पता ही करना है 1 अपॉन टी। तो मैंने कहा ठीक है 10 सेकंड से हम 20 सेकंड पे जाएंगे तो हमें मालूम है भाई डिफरेंस 10 सेकंड का रहेगा। लॉग आर नॉट, तो मैंने कहा इनिशियल जो कंसंट्रेशन था वो 4 इंटू 10⁻³ था, और बाद में कंसंट्रेशन मैंने कहा कितना हो गया 1 इंटू 10⁻³ हो गया। आर नॉट आर टी की वैल्यू रख देता हूँ, तो मैंने कहा ये आ जाएगा मेरे पास में, तो ये आ गया 0.30 अपॉन टी हाफ दिस इज इक्वल टू 1/10 इंटू लॉग 4, और मैंने कहा लॉग 4 की वैल्यू 0.60 के बराबर है। मैं अगर इसे सॉल्व कर लूंगा तो मैं कह दूंगा भाई यहाँ से टी हाफ जो होगा वो कितना आ गया, 5 सेकेंड आ जाएगा। वो तो हमें दोनों कहानी मालूम है कि अगर मान लो हमारे पास में जो है जैसी भी इंफॉर्मेशन हमसे पूछी जाएगी हम डिस्कस कर देंगे, हमें आती है, रेट के टर्म्स में भी आती है और कंसंट्रेशन के टर्म में भी आती है। एक और आसान सा क्वेश्चन लिखते हैं। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन time taken to reduce the concentration of reactant from 4 molar to 1 molar is T1, and from 1 molar to 0.25 molar is T2, then find relation between T1 and T2। मैं ऑप्शन भी देता हूं आपको, T1 is equal to T2, T1 greater than T2, T1 less than T2, D ना, A T1 इक्वल टू T2। ठीक है भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। तो मुझे लगता है कि मतलब ज्यादा परेशान होने की मुझे जरूरत ही नहीं है, मैं तो सिंपल फॉर्मूला पढ़ के आया हूँ उसी को अप्लाई कर दूंगा। और मैंने कहा अगर मैं उसी फॉर्मूले को अप्लाई कर दूं तो मैं आपसे ये बात जरूर कह सकता हूँ भाई, मैं आपसे क्या कह सकता हूँ कि भाई हमारे पास में अगर मान लो हम पहली कंडीशन की बात करेंगे तो वहां से k इज इक्वल टू फॉर्मूला यही लगाऊंगा मैं 2.303, जो कि टाइम मैंने T1 कह दिया भाई, उसने 4 से 1 हो गया, तो मतलब मैंने अगर यहाँ से T1 की वैल्यू निकाली होती तो यही तो होती है भाई 2.303/k इंटू लॉग 4, ये आ जाती। मैंने कहा मैं अगर T2 के लिए अप्लाई करूं तो मैं ये कह सकता हूँ भाई हमारे पास में जो, अगर हम दूसरे वाले के लिए अप्लाई करेंगे तो उसके लिए भी सेम फॉर्मूला लगा देंगे, तो मैं ये कह सकता हूँ भाई k इज इक्वल टू 2.303/t, टाइम मैंने कहा T2 ले लेता हूँ log C0/CT, तो मैंने कहा ये 1 और ये 0.25 है,
मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो यहाँ से T2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो वो कितना आ जाएगा मेरे पास में, तो वो आ गया 2.303/k इंटू log 4। आप एक बार गौर से देखो, आप मैंने कहा अगर एक बार गौर से देखोगे तो आपको नहीं लगता है कि भाई T1 T2 बराबर ही है। तो मैंने कहा अगर T1 T2 बराबर है तो ठीक है, हमने कह दिया भाई ये आ जाए। तो हम इसके बेसिस पे एक पॉइंट नोट करना चाहेंगे। मैंने कहा पॉइंट क्या नोट करने चाहेंगे, पॉइंट ये नोट करना चाहेंगे कि भाई हमारे पास में हम ये बात देख रहे हैं कि जब कंसंट्रेशन 4 मोलर से 1 मोलर गया, मतलब मैं अगर परसेंट डिकम्पोजिशन चेक करूं तो 75% हुआ। वो मैंने कहा 1 मोलर से 0.25 मोलर गया तब भी परसेंट डिकम्पोजिशन 75% हुआ। तो अगर परसेंट डिकम्पोजिशन सेम है तो टाइम भी सेम निकल के आ गया, और आना भी चाहिए था। हमने कल जो है T50% में ये काम किया था, हमने देखा था कि हर बार जो T50% था बराबर ही आ गया था। तो हमने कल मतलब ये बात देखी थी कि जब भी 50% का डिकम्पोजिशन हो रहा था तो हर बार टाइम बराबर निकल के आ रहा था। तो मैंने कहा अब हम इस बात को याद रख लेंगे। क्या याद रख लेंगे? किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टाइम रिक्वायर्ड फॉर fixed percent decomposition is fixed। ठीक है, मैंने कहा फिक्स परसेंट डिकम्पोजिशन में लगने वाला जो टाइम होगा वो आप कह सकते हैं हमारे लिए क्या होगा, एकदम फिक्स रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मैंने जब 75% डिकम्पोजिशन हुआ तो फिक्स टाइम लगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि हमारे पास में इनिशियल कंसंट्रेशन क्या था, है ना, इससे कोई मतलब नहीं हुआ, वो फिक्स रहता है। ओके, चलो एक आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, बहुत निहायत ही आसान सा क्वेश्चन ये है कि फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A to B, the reaction rate at reactant concentration of 0.01 molar is found to be 2 into 10 की पावर -5 मोल per liter per second inverse, then find half life period of reaction। क्वेश्चन समझ रहे हो? मैंने जो भी इंफॉर्मेशन दी है उससे कुल मिला के मुझे हाफ लाइफ जाननी है कि भाई रिएक्शन का हाफ लाइफ क्या हो। हाँ, तुम लोग आंसर भी बताने लगे, बहुत बढ़िया। आंसर तुम्हारे हिसाब से 346.5, ठीक है 347 टिक कर दो, कोई दिक्कत नहीं, 347 मान सकते हैं। तो मैंने कहा मतलब कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हमें जो क्वेश्चन में दे रखा है वो रेट दे रखा है, हम जानते हैं भाई अगर रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा तो मैं सिंपल R इज इक्वल टू के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए लिख पाऊंगा। और मैंने कहा अगर मैंने ये काम किया
तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि भाई जो भी रेट है वो मुझे दे रखा था 2 × 10⁻⁻5। मैं नहीं जानता था रेट कांस्टेंट क्या होगा, कंसंट्रेशन मुझे दे रखा है जो कि 0.01 के बराबर है। मैंने कहा मुझे के की वैल्यू मिल जाएगी और वो कितनी आ जाएगी 2 × 10⁻³ नो डाउट सेकंड इनवर्स में आ जाएगी, इसमें भी किसी को तकलीफ नहीं है। अब जब मुझे के मालूम है तो क्या मैं हाफ लाइफ नहीं बता पाऊंगा भाई? मैंने कहा मैं इतना भी गया गुजरा नहीं हूँ कि के मालूम हो और हाफ लाइफ ना बता पाऊँ। मैंने कहा ये तो नहीं हो पाएगा, बड़े आराम से बता दिया जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं भाई ये आ जाएगा 0.693/k, वेयर k is 2 × 10⁻³ और जैसा कि हम लोगों ने सॉल्व किया है ये मैंने कहा 346.5 सेकेंड आ जाएगा। नो डाउट हमने के को सेकंड इनवर्स में रखा था, इसीलिए हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा मैंने कहा वो भी यही मिलेगा। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी, हमने आराम से बता दिया भाई। चलो अगला एक आसान सा क्वेश्चन और मैं पूछता हूँ आपसे। क्वेश्चन ये है कि 99% ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन completed in 32 minutes, then find time required for 99.5% decomposition। ठीक है, या कह देता है कि भाई इतने परसेंट रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो भी टाइम लगेगा। तो मुझे लगता है कि आप आराम से बता पाओगे 320 मिनट। चेक कर लेते हैं भाई, मुझे 99% में लगने वाला टाइम दे दिया है और मुझसे कहा जा रहा है कि भाई 99.9% में कितना लगेगा ये बताना है। हमने प्रीवियस क्लास में नो डाउट दोनों ही पढ़ चुके हैं 48 मिनट, ये तो एक्सेप्टेबल है आंसर, 48 मिनट तो चल सकता है। 48.4 मिनट ठीक है, ये चल जाएगा, ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैंने कहा मैं जानता हूँ कि भाई मुझे क्या काम करना है। मैंने आपको कल बताया था कि भाई जो भी टी 99.9% होता है दैट इज 6.6 टाइम्स ऑफ टी 50%। और मैंने आपसे ये भी बताया था कि भाई हमारे पास में जो टी 99% होता है दैट इज 10 टाइम्स ऑफ टी 50%। ये तो बताया था भाई। एक काम करते क्यों ना दोनों को डिवाइड ही कर दें, तो ये टी 50% का मसला ही खत्म। तो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में ये टी 99% हमें दे रखा है, 32 मिनट है, 99.9 मुझे पता करना है और मैंने कहा ये 6.6/10 आ जाएगा। अब तो बस खाली सॉल्व करना ही रह गया, तो मैंने कहा ये आ जाएगा हमारे पास में। तो मैंने कहा इट इज 32 × 10 डिवाइडेड बाई 6.6। और जैसा कि आप मतलब सॉल्व करके बता रहे हो ये वैल्यू 48.4 मिनट आ जा रही है। ठीक है, बहुत आसान है। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ। The rate constant for decomposition of N2O5 is 2N2O5 4NO2 plus O2 is 3 × 10⁻⁻5 second inverse if rate of reaction is 2.4 ×
10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकंड इनवर्स, then find concentration of N2O4। मतलब मैंने आपको एक तरीके से बहुत ही निहायत ही आसान क्वेश्चन पूछा है। 0.6 देख लेते हैं। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते इतना आसान क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है। 0.8 मेरे हिसाब से आंसर 0.8 होना चाहिए। बिल्कुल। देखो मैंने आपसे कल भी ये बात कही थी कि भाई N2O5 का जो डिकम्पोजिशन है वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है, और मैंने कहा अगर वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है तो मैं उसके लिए अगर रेट लॉ लिखूंगा तो यही तो लिखूंगा भाई, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, ये मैंने रेट लॉ लिखूंगा। मुझे रेट दे रखा था 2.4 इंटू 10⁻⁻5, रेट कांस्टेंट के दे रखा था 3 इंटू 10⁻⁻5, और मैंने कहा मुझे जानना था कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 होगा क्या। तो मैंने कहा मैं अगर इसे सॉल्व करूंगा तो मैं कह सकता हूँ भाई जो हमारे पास में कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 है दैट इज 0.8 मोल पर लीटर है। ठीक है ना, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई, हमने आराम से देख लिया और बता दिया कि भाई हमारे पास में क्या रहेगा। एक और आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ। इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन completed to the extent of 60% and 20% in time intervals T1 and T2, then find ratio of T1 T2। मेरे हिसाब से मैंने आपसे बहुत आसान क्वेश्चन पूछा है।
ओके ठीक है, तो मैंने कहा ये तो हम लिख ही लेंगे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 60% अगर डिकम्पोज हो गया तो मैंने कहा वो 40% बच जाएगा हमारे पास में। तो हमने कहा ठीक है भाई चलो इसे भी हम अगर सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2.303 बाई के इंटू, मैंने कहा ये log 10 माइनस log 4 है, log 10 1 होगा, log 4 0.6 होगा, तो मैं डायरेक्टली मैंने उसे 0.4 लिख दिया, कोई एतराज नहीं है। मैं सिमिलरली T2 के लिए अप्लाई करूंगा, तो मैंने कहा मैंने अगर T2 के लिए अप्लाई किया तो वो आ जाएगा 2.303 बाई के, तो भाई वही रहेगा। लॉग सी नॉट इनिशियली 100 था और मैंने कहा वो 20% कंप्लीट हो गया, अगर 20% कंप्लीट हो गया तो कितना बचेगा, 80% बचेगा। तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.303 बाई के इंटू लॉग 10/8। आप सभी जानते हैं लॉग 10 की वैल्यू मैंने कहा 1 होती है और लॉग 8 की वैल्यू 0.9 होती है, तो हमने कह दिया भाई हमारे पास में कितना आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। उसने कहा था इन दोनों का रेशियो बताओ, भाई रेशियो क्या होगा, तो हम डिवाइड कर देंगे, मैंने कहा डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा तो सिंपल कितना आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। वही उसने कहा कि भाई T1 T2 का रेशियो क्या होगा। नो डाउट आप सभी ने सही आंसर बताया था कि भाई रेशियो जो होगा हमारे पास में क्या है, 4:1। ठीक है, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया बात है। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। मुझे कुछ स्टेटमेंट लिखने का मौका दिया जाए। मैंने कहा मुझे जानना है, पहला स्टेटमेंट है अ फास्ट रिएक्शन हैज अ लार्जर rate constant and salt life। दूसरा ऑप्शन है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सक्सेसिव half lives are equal। तीसरा क्वेश्चन है फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the half life is independent of concentration। the half life of a reaction is the half time required for the reaction go to completion। तो वैसे मतलब उसमें सॉल्व करने वाली कोई बात ही नहीं है, आप देख के टिक कर दो कि भाई आंसर ये रहेगा। बिल्कुल मैं सभी देख के ये बात बता पाएंगे कि हमारे लिए आंसर डी रहेगा। मुझे बिल्कुल नहीं लगता है कि कोई भी हम में से ऐसा होगा जो ये नहीं बता पाएगा कि भाई हमारे लिए आंसर क्या रहेगा। ठीक है भाई, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। हमने कहा भाई हमने हाफ लाइफ की ये डेफिनेशन तो नहीं सुनी थी कि रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगा उसके आधे टाइम को हाफ लाइफ कहते हैं। मैंने कहा ये रिएक्शन हमने कभी नहीं, ये टर्म हमने कभी नहीं सुना था, ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी आप मेरे हिसाब से पहले तीनों स्टेटमेंट पढ़ के देख लो, तीनों सही है भाई, किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट ज्यादा हो, रेट ज्यादा हो, रिएक्शन की हाफ लाइफ कम हो जाएगी। तो मैंने कहा बाकी सारी बातें अपनी जगह पे बिल्कुल एकदम सत्य दे रखी है, वो अपनी जगह पे एकदम सही है। चलो अगला एक और आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ।
for two reaction have, ठीक है, for two reaction following first order kinetics initially concentration of A is 4 times the concentration of B, having half lives 5 minutes and 15 minutes, then find the time after which concentration of A and B becomes equal। ठीक, मैंने कहा दो रिएक्शन है, कोई भी एक A से प्रोडक्ट है और एक B से प्रोडक्ट है। इन दो रिएक्शन के लिए बात कही गई थी, जैसे फॉर एग्जांपल 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। सी 15 मिनट, बिल्कुल भाई, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूँ। मैंने कहा कोई भी दो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स हैं जिनके लिए इनिशियली ए और बी के कंसंट्रेशन का रिलेशन दे रखा है, उनके बारे में उनकी हाफ लाइफ भी बता रखेंगे भाई, एक की हाफ लाइफ 5 मिनट और एक की हाफ लाइफ 15 मिनट है। तो उसने कहा कि भाई कितने टाइम के बाद में जो भी ए और बी हैं उनके कंसंट्रेशन आपस में बराबर हो जाएंगे, वो मुझे पता करना है। तो शायद आप बता पाओगे हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए। ठीक है, 15 मिनट होगा आंसर। देखो कैसे है वो मैं बताता हूँ। मुझे ये बताया गया कि भाई जो भी ए और बी है, मैंने कहा मैं अगर t इज इक्वल टू 0 पे कहूँ, तो मैंने अगर बी के कंसंट्रेशन को सी कहा, तो उसने कहा भाई ए का कंसंट्रेशन 4 टाइम्स है, तो मैंने कहा इसका कंसंट्रेशन 4 टाइम्स ऑफ सी हो जाएगा। ए का जो हाफ लाइफ है वो मुझे क्वेश्चन में 5 मिनट दे रखा है, और मैंने कहा बी की जो हाफ लाइफ है वो मुझे 15 मिनट दे रखी है। यही तो है भाई मेरे पास में। तो मैं अगर 5-5 मिनट के इंटरवल को चेक करूं, मैंने कहा मैं अगले 5 मिनट बाद देखूं क्या होगा, फिर अगले 5 मिनट मतलब 10 मिनट हो जाएंगे तब क्या होगा, फिर अगले 5 मिनट 10 मिनट हो जाएंगे तब क्या होगा। मैंने कहा ऐसे ही मान लो मैं अगर ये कहानी चलाता रहूं, फिर अगले 5 मिनट मतलब 20 मिनट हो जाएंगे तब क्या होगा। मुझे ये बात मालूम है कि भाई हमारे पास में जो ए है उसका हाफ लाइफ 5 मिनट है, तो हर 5 मिनट में उसका कंसंट्रेशन हाफ होता जाएगा। तो अगर पहले 4C था तो 2C हो जाएगा, फिर अगले 5 मिनट में सी हो जाएगा, फिर अगले 5 मिनट में C/2 हो जाएगा, फिर अगले 5 मिनट में C/4 हो जाएगा, ऐसे ही चलेगा। और आप ये देख रहे हैं कि भाई बी का हाफ लाइफ 15 मिनट है, तो मैंने कहा जैसे ही 15 मिनट होंगे हम कह सकते हैं भाई जो बी है उसका कंसंट्रेशन भी हाफ हो जाएगा। बी का हाफ लाइफ 15 मिनट, तो 15 मिनट बाद हाफ होगा। तो आप देखो क्या 15 मिनट बाद आपको नहीं लग रहा है जो ए और बी है दोनों के कंसंट्रेशन बराबर हो गए, दोनों के ही कंसंट्रेशन C/2 और C/2 हो गए। इसीलिए हमने कहा भाई हमारे लिए आंसर क्या होगा, उस केस में 15 मिनट आ जाएगा। ठीक है ना, बता दिया जाएगा आराम से, कोई समस्या नहीं आएगी ऐसी हमें। चलो एक और आसान सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। एक रिएक्शन है मेरे पास में A से 2B + C। मैंने कहा कि इनिशियली 3 मोलर A is present, then find concentration of A, B and C
after 100 seconds if rate constant k is 0.693 second inverse। ठीक है, मतलब मुझे ए बी और सी के कंसंट्रेशन चाहिए 100 सेकंड बाद कितना होगा। और मुझे के की वैल्यू दे रखी है। के वैल्यू को देख के हम में से कोई भी ये बात बता देगा कि ये रिएक्शन एक फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। और मैंने कहा अगर मुझे ये बात पता है कि भाई एक रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा तो मैं उम्मीदन बड़े बढ़िया तरीके से जो है इसका आंसर भी बता पाऊंगा। तो एक बार आप चेक करो और मुझे बताओ आपके मुताबिक आंसर क्या होना चाहिए। हाँ भाई देखो मेरे पास एक आंसर आया हुआ है 3 इंटू 10 की पावर -3 ठीक ए का है, 1.5 इंटू 10 की पावर -3 बी का है और 3 इंटू 10 की पावर -3 सी का है। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो मुझे तो इतना समझ में आता है कि जो भी रिएक्शन मुझे दे रखी है ए बी सी से रिलेटेड उसका इनिशियली ए का कंसंट्रेशन 3 मोलर था, जाहिर सी बात है बी और सी का 0 होगा। मैं अगर कुछ टाइम बाद देखूंगा तो मुझे मालूम है यही होगा, सी का कंसंट्रेशन सी, बी का कंसंट्रेशन 2 टाइम्स ऑफ सी और ए का कंसंट्रेशन 3 माइनस सी लिखा जाएगा। मैंने कहा मैं अगर के की वैल्यू की बात करूं तो ठीक है हम के को लेके सॉल्व कर लेते हैं। रेज टू द पावर -30, ओके मतलब कैलकुलेशन बहुत लंबी हो जा रही है। ये तो एक काम करें इसमें एक थोड़ा सा बदलाव कर ले, मतलब ठीक है मैंने माना कि आपने एफर्ट्स दिए हैं अपनी कैलकुलेशन सभी लोगों ने, मतलब मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान बना लूं। जैसे 0.693 इंटू 10 की पावर -2 लिख ले रहा हूँ। वो कोई मतलब 10 की पावर -30 जैसे वैल्यू जो कोई अच्छी वैल्यू नहीं है तो बस मैं चेंज कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। आपने सॉल्व सही किया, आपने जो किया वैसे ही सॉल्व होना है। तो मैं जानता हूँ भाई, मैंने तो वही फॉर्मूला पढ़ा है बचपन से, के इज इक्वल टू 2.303/t इंटू लॉग सी नॉट बाई सी टी। मैंने कहा मुझे जो के की वैल्यू दे रखी है वो 0.693 इंटू 10 की पावर -2 दे रखी है। दिस इज इक्वल टू 2.303 टाइम, जबकि मैंने मुझे पता ही करना होगा, नहीं टाइम दे रखा है 100 सेकंड की बात की है तो 100 ले लेता हूँ इंटू लॉग। मुझे मालूम है ये फॉर्मूला तो सिर्फ रिएक्टेंट के लिए होता है तो मैंने कहा 3/3 माइनस सी लिख दिया जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा ये 0.3 आ जाएगा, आप 100 इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, ये खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा ये बेसिकली मेरे पास में ये है 0.30 इज इक्वल टू लॉग 3/3 माइनस सी। हम भी जानते हैं भाई मैं 0.30 को log 2 लिख सकता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास में log 3/3 माइनस सी आ जाएगा। भाई ठीक है, मैंने अगर बोथ साइड कंपेयर कर दिया तो मैं भी जानता हूँ भाई 2 इज इक्वल टू 3/3 माइनस सी लिखा जाएगा। बस इसी को मुझे सॉल्व कर लेना है। मैंने कहा अब तो मुझे सॉल्व करना आता है तो मैंने कहा ये आ जाएगा 6 माइनस 2 टाइम्स ऑफ सी इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा -2 टाइम्स ऑफ सी इज इक्वल टू -3 और सी इज इक्वल टू
3/2 या 1.5 आ जाएगा। अब अगर मुझसे कहा जाता है भाई ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो मैंने कहा वो 3 माइनस सी के बराबर है, तो ये आ जाएगा 3 माइनस 1.5, तो मैंने कहा 1.5 मोलर आ जाएगा। मुझसे कहा कि भाई बी का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो मैंने कहा 2 टाइम्स ऑफ सी लिखा जाएगा, तो 2 इंटू 1.5, तो मैंने कहा हमारे पास में 3 मोलर आ जाएगा। सी का कंसंट्रेशन क्या होगा, तो मैंने कहा वो सी के ही बराबर है, तो हमने देख लिया भाई हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1.5 ही रह जाएगा, तो 1.5 मोलर आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है ना, आपने जो सॉल्व किया था मैं उसके लिए अप्रिशिएट करता हूँ आपको, नो डाउट, बट वो ठीक है। मैंने कहा कि मतलब मैं अगर बाई चांस इसको थोड़ा सा बदलाव करके आसान बना लेता तो ऐसे आता, तो हम सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये बात हम जानते हैं प्रोडक्ट के लिए तो हमारे पास रेट लॉ नहीं है, रेट लॉ तो सिर्फ रिएक्टेंट के लिए, तो कोई नहीं, हम रिएक्टेंट के लिए अप्लाई करके रिएक्टेंट के लिए ही सॉल्व कर लेंगे। और मैंने कहा रिएक्टेंट से हम प्रोडक्ट जरूर बना पाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी हम प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। मैंने कहा ये काम भी हम आराम से करेंगे, चल जाएगा ये बात। मैंने कहा ये काम आराम से कर सकते हैं। चलो मैं आपको अगली एक और बात बताता हूँ। बात है कि जैसे मान लो मैंने कोई एक रिएक्शन ले रखा है, मैंने कहा भाई ए से एन बी टाइप का एक रिएक्शन ले रखा है। मैं आपसे कहता भाई इसका इनिशियल कंसंट्रेशन सी नॉट है और इसका 0 है। कुछ टाइम बाद मैंने देखा कि भाई इसका कंसंट्रेशन एन इंटू सी लिखा जाएगा और इसका कंसंट्रेशन सी नॉट माइनस सी लिखा जाएगा। मैंने ना इस रिएक्शन के लिए ग्राफ बनाया, मैंने इधर जहां पे कंसंट्रेशन ले लिया और यहाँ पे मैंने टाइम ले लिया, और मैंने कहा भाई कंसंट्रेशन और टाइम के लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किया, और सपोज करो ग्राफ ऐसा आ गया। ठीक, ये कोई एक पॉइंट एम कह दिया मैंने। इतना हम सभी जानते हैं भाई ये रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का ग्राफ है, ये प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का ग्राफ है। तो मुझे तो बस ये जानना है कि जो पॉइंट एम है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी ए और बी है इनके कंसंट्रेशन क्या होंगे, और मैंने कहा इस पॉइंट एम का जो टाइम है इसे क्या पढ़ा जाएगा। तो मैं बता देता हूँ। मैंने कहा मैं अगर इस ग्राफ में पॉइंट एम को डिस्कस करूंगा, तो मुझे मालूम है कि भाई पॉइंट एम पे ये बात सभी को बिल्कुल साफ साफ दिख रही होगी कि ए और बी के कंसंट्रेशन बराबर होंगे, ये आप खुद देख पा रहे हैं। तो मैंने कहा ए का कंसंट्रेशन जो कि सी नॉट माइनस सी के बराबर और बी का कंसंट्रेशन जो कि एन इंटू सी के बराबर है। मैं सी को राइट में ले जाता हूँ और मैंने कहा सी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये n+1 आ जाएगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ जो सी की वैल्यू है वो सी नॉट अपॉन n+1 आ जाएगी, यही तो होगी। मैंने कहा सी की वैल्यू अगर सी नॉट अपॉन n+1 आ गई, तो एक तो मैं कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी बता सकता हूँ। मैं ये देख रहा था कि भाई जो भी ए और बी उनका कंसंट्रेशन बराबर ही था और वो n इंटू सी के बराबर था। सी की वैल्यू सी नॉट अपॉन n+1 के बराबर। तो एक तो मैंने ये बता दिया कि भाई इस रिएक्शन के लिए जो भी पॉइंट ए और बी होगा, मतलब जो भी एम पॉइंट होगा उस पे ए और बी के कंसंट्रेशन का क्या होगा, एन सी नॉट अपॉन n+1 होगा। ठीक है ना, ये लिख दूंगा मैं चाहूँ तो इस रिजल्ट को मेमोराइज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस इतना याद रखूंगा कि यहाँ पे जो एन लिखा गया है, यहाँ पे मैंने कहा एन जो मैंने लिखा है वो क्या है मेरे लिए, एन इज द बैलेंसिंग मोल, n is the balancing mole of product provided balancing mole of reactant is 1। ठीक है, मैंने कहा n जो होगा वो प्रोडक्ट का बैलेंसिंग मोल होगा। दूसरा मैंने कहा ये टाइम कितना होगा, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टाइम होगा दैट इज t 1/n+1 को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, मैंने कहा जो भी कंसंट्रेशन है वो कितने अमाउंट से कम हुआ है, तो आप देख रहे हैं वो 1/n+1 टाइम्स ऑफ, ठीक है, सी नॉट से कम हुआ है। इसलिए मैंने कहा कि ये टाइम जो होगा इस ग्राफ में वो क्या होगा, t 1/n+1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये दो बातें आप ध्यान रख लो। अब जैसे कि मैंने कहा आपके क्या काम आएगा ये, तो ये जो मैंने आपको बातें बताई वो आपके किस दिन काम आएंगी, वो इस दिन काम आएंगी कि जैसे मैं आपसे कहता हूँ मैंने कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ ले लिया, मैंने उनके लिए ग्राफ प्लॉट कर दिया और मान लो ग्राफ मैंने कहा ये आ गया मेरे पास में, उसी पॉइंट एम की बात हो रही है।
मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे कि अगर एक रिएक्शन ए से बी होता तो उस पॉइंट एम पे नो डाउट मैंने ही आपसे कहा था कि भाई ए और बी के कंसंट्रेशन बराबर होते। तो मैं अगर सी नॉट के टर्म्स में लिखना चाहता तो मैंने बताया था कि भाई कंसंट्रेशन इज एन सी नॉट अपॉन एन प्लस वन। मैंने कहा अगर ऐसी बात है तो देखो बैलेंसिंग मोल ऑफ प्रोडक्ट कितना है, वन है, तो एन की वैल्यू वन रखनी होगी। और मैंने कहा अगर हमने एन की वैल्यू वन रख ली तो हम कह सकते हैं भाई हमारे पास में क्या होगा, ये कंसंट्रेशन सी नॉट बाई टू को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने कहा वो टाइम किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो ठीक है भाई एन की वैल्यू मैंने अगर वन रखी है तो मैं कह सकता हूँ वो क्या होगा, टी हाफ को रिप्रेजेंट करेगा। और ये बात क्लियर भी है कि भाई हमारे पास जो हमारा रिएक्टेंट है कंसंट्रेशन सी नॉट बाई टू रह गया, तो जाहिर सी बात है टाइम क्या होगा, हाफ लाइफ टाइम कहलाएगा। ठीक है, इसी में जैसे मैं दूसरा क्वेश्चन देता आपसे, मैं कहता एक रिएक्शन ए से टू बी मैंने ले लिया, फिर मैं वही जानना चाहूंगा कि जो भी पॉइंट ए में जहां ये दोनों कर्व आपस में कट कर रहे हैं वहां पे ए और बी का कंसंट्रेशन क्या होगा और इस टाइम को हम क्या नाम दे देंगे। तो कंसंट्रेशन टू सी नॉट बाई थ्री, भाई इतना आप भी देख के समझ गए कि हाँ बैलेंसिंग मोल इज टू। तो मैंने कहा अगर बैलेंसिंग मोल टू है तो हम एन की जगह पर टू रख देंगे, तो ये टू सी नॉट बाई थ्री आ जाएगा। और मैंने कहा अगर टाइम की बात करेंगे तो वहां भी हम एन की जगह पर टू रख देंगे, तो मैंने कहा उस केस में ये टाइम क्या होगा, टी वन बाई थ्री को रिप्रेजेंट करें। तो आप ये देख रहे हैं कि भाई फिलहाल में जो ए का कंसंट्रेशन रह गया वो टू सी नॉट बाई थ्री रह गया, इसका मतलब उसका रेट कितना कर गया, सी नॉट बाई थ्री रेट कर गया। और मैंने कहा वन थर्ड कंसंट्रेशन को कम होने में जो टाइम लगेगा उसी को टी वन बाई थ्री कह देंगे हम, यही तो रूल है हमारा। तो मैंने कहा ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, टी वन बाई थ्री आ जाएगा। तो क्या आपसे उम्मीद की जा सकती है भाई कि अगर मुझे मान लो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी तो मैं पूरे मतलब ठीक है हिम्मत से क्वेश्चन को सॉल्व कर लूंगा। जैसे मैंने कहा था कि भाई रिएक्शन टू ए से बी ले लेता मैं, और मुझे जानना था कि भाई उस कंडीशन में जो भी हमारे पास ए और बी है उसका कंसंट्रेशन क्या बड़ा होगा और टाइम को हम क्या बोलेंगे, ये मुझे बताया जाए। कंसंट्रेशन इज सी नॉट बाई थ्री। ठीक है भाई, मैं आपकी बात से शायद सहमति रखूं क्योंकि सबका आंसर एक ही आ रहा है, तो मुझे मानना पड़ेगा। देखो मैंने कहा कि बेशक रिएक्शन ये है, लेकिन मुझे तो वो रिएक्शन चाहिए जिसमें रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन वन हो। तो मैंने इसलिए वन बाई टू से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। तो मेरे इसलिए हिसाब से अब पता चल गया कि एन की वैल्यू क्या वन बाई टू है। अब मैं रख देता हूँ भाई एन सी नॉट अपॉन एन प्लस वन। तो मैंने कहा मैं एन की वैल्यू वन बाई टू रख दूंगा तो ये आ जाएगा वन बाई टू प्लस वन। तो मैंने कहा ये आ जाएगा वन बाई टू इंटू सी नॉट डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू, ये चला ही जाएगा। तो हमने कहा भाई ये कितना आ जाएगा, सी नॉट बाई थ्री आ जाएगा, ये आ गया। मैंने कहा टी वन अपॉन एन प्लस वन था, तो ठीक है आपने ये रख दिया। तो मैंने कहा अगर हम इसे चेक करेंगे तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, टी टू बाई थ्री को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। बहुत बढ़िया बात है, आप आराम से बता पाए। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन मिलेंगे हम उनको सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या हमारी जिंदगी में नहीं आएगी। देखो अभी तक हमने जो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के कैलकुलेट किया वो कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा था कि अगर हमें कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा, हमने ये सीखा था। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिगार्डिंग रेट कांस्टेंट के इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। मैंने कहा मैं अगर प्रेशर के टर्म्स में देखूं तो ये प्रेशर के टर्म्स में क्या होगा मुझे ये जानना है। तो ठीक है मैं बता सकता हूँ भाई प्रेशर के टर्म्स में हम क्या लिखेंगे। देखो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि भाई हमारे पास में एक फॉर्मूला जो हमने कंसंट्रेशन के लिए लिखा था वो यही था
K is equal to 2.303/t log C नॉट बाई सी टी। और मैंने कहा मैं अगर इसे इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखूंगा तो मैं कह दूंगा K is equal to 2.303/t log P नॉट बाई पी टी। क्या फर्क पड़ता है भाई, जहां हमने पहले कभी कंसंट्रेशन लिखे थे वही हमने सिंपल जो है प्रेशर लिख दिया, तो मैंने कहा उसे मैंने पी नॉट बाई पी टी कह दिया। जहां पे आप समझ रहे हो जो पी नॉट है हमारे पास में, पी नॉट इज वही इनिशियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट ना, जो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है टी इज इक्वल टू 0 की बात थी, उसको रिप्रेजेंट करेगा। मैंने कहा जो पी नॉट है दैट इज द प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट है टी इज इक्वल टू 0 को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने कहा जो पीटी है मैं कह सकता हूं दैट इज प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, है सब रिएक्टेंट का ही, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टाइम टी। ठीक है, मैंने कहा जब टी टाइम तक हमने रिएक्शन को होने दिया उसके बाद जो भी रिएक्टेंट का प्रेशर होगा उसे हमने पीटी कह दिया। तो हम कहीं ना कहीं ये देख रहे हैं कि भाई जैसे हमने कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखा वैसे ही हम प्रेशर के टर्म्स में भी लिख पा रहे हैं। ये कोई ऐसी टफ कहानी नहीं है हमारे लिए, है तो आसान कहानी, हम लिख पाएंगे आराम से। मैंने इसमें मैं आपको 3 टाइप के एग्जांपल बताता हूँ। जो 3 टाइप की मैंने कहा पॉसिबिलिटीज हैं वो आपको मैं एक बार समझाता हूँ। जैसे मैं अगर 3 टाइप की पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा तो उसमें सबसे पहले मैंने केस फर्स्ट में डिस्कस करता हूँ। मतलब आपको 3 तरह से क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। जैसे किसी एक रिएक्शन को लेके फिलहाल मैं आपको समझा रहा हूँ। मतलब मैंने कहा भाई मेरे पास में एक रिएक्शन इस टाइप का ले लेता हूँ मैं, ए गैसियस से बी गैसियस प्लस सी गैसियस। मैं अगर T इज इक्वल टू 0 पे देखूंगा तो मैंने ठीक है जो भी रिएक्टेंट का प्रेशर है मैंने उसे पी नॉट और पी नॉट माना है, नो डाउट प्रोडक्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट का प्रेशर 0 माना गया। और मैंने कहा टी टाइम के बाद में मेरा आपसे कहना था कि भाई जो भी रिएक्टेंट का प्रेशर है वो मैंने कहा सपोज करो मेरे पास में पी नॉट माइनस पी टी, पी नॉट माइनस पी है उसे सिंपल मैं पी टी ही कह देता हूँ। कोई ऐसी बड़ी बात तो है नहीं कि मैं उसे पी टी नहीं कह सकता हूँ। मैंने कहा फिलहाल में मैं उसे सिंपल पी टी कह देता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ जब मुझे रिएक्टेंट की सारी इंफॉर्मेशन मालूम है तो फिर बचा ही क्या, कुछ नहीं बचा है। फिर तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लगा दूंगा K इज इक्वल टू 2.303/t पी नॉट अपॉन पी टी। मतलब मुझे पी नॉट भी मालूम था इनिशियली क्या है, आफ्टर टाइम टी रिएक्टेंट का प्रेशर क्या है वो भी मालूम था। तो फॉर्मूले में पुट करके आंसर मिल जाएगा, फिर जरूरत ही क्या थी हमें कुछ और करने की। तो मैंने कहा ये तो सबसे साधारण वाला केस मिल गया जिसमें मुझे रिएक्टेंट के ही प्रेशर दे दिए गए दोनों बार में, तो कोई फर्क पड़ा नहीं मुझ पर। मैंने कहा लेकिन अगर मैं केस सेकंड को कंसिडर करूं, सेकंड केस को कंसिडर करने का मतलब है कि जैसे ए गैसियस है, यहाँ से बी गैसियस बना और सी गैसियस बना। मैंने कहा टी इज इक्वल टू 0 पे हमने देखा और मैंने कहा कि भाई ए का प्रेशर पी नॉट है। आफ्टर टाइम टी मेरा आपसे कहना था प्रेशर जो पीटी है, वेयर पीटी रिप्रेजेंट्स टोटल प्रेशर। टोटल प्रेशर तो सबका होगा इस टाइम पे, ए का भी होगा, बी का भी होगा, सी का भी होगा। तो अगर मान लो मैं इसे लिखने की कोशिश कर मतलब इससे लिखने की कोशिश करता तो मैं जानता हूँ आफ्टर टाइम टी इसका प्रेशर पी, इसका प्रेशर पी और इसका पी नॉट माइनस पी लिखा जाएगा। भाई इतना तो मुझे मालूम है कि मुझे अगर इस रिएक्शन के लिए के का एक्सप्रेशन नोट करना है देन के इज इक्वल टू 2.303/t into log p naught upon pt where pt is pressure of reactant after time t और टी टाइम के बाद में यहाँ रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है पी नॉट माइनस पी है। मुझे स्मॉल पी की कोई इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी ही नहीं गई है। मुझे तो ये बताया गया था कि इनिशियली प्रेशर पी नॉट था और आफ्टर टाइम टी जो टोटल प्रेशर था, आफ्टर टाइम टी जो टोटल प्रेशर था वो पीटी था। तो मुझे आंसर पीटी के टर्म्स में नोट करना चाहिए। मैं बता दूंगा भाई मेरे हिसाब से जो टोटल प्रेशर है वो सबको ऐड करके मिलेगा जैसा हमने इक्विलिब्रियम में काम किया था। तो मैंने कहा पी नॉट माइनस पी प्लस पी। तो हम ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में जो पी टी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी पी नॉट प्लस पी।
मतलब मैं जब भी जरूरत पड़ेगी तो स्मॉल p की जगह पे pt माइनस पी नॉट लिख लूंगा। और मैंने कहा अगर मैंने ये काम कर लिया तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट डिवाइडेड बाई पी नॉट माइनस पी। तो मैंने कहा माइनस पी टी प्लस पी नॉट हो जाएगा। इतना तो आप भी समझदार हैं। तो मैंने कहा मुझे k का यहाँ से फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया कि k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग पी नॉट अपॉन 2 पी नॉट माइनस पी टी। ये आ गया। ठीक है भाई। तो मुझे ये मिल गया कि भाई हमारे पास में जो भी ठीक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k का एक्सप्रेशन है वो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर मिल गया। तो मुझे अगर पी नॉट और पी टी दिया है, यहाँ पे पी टी क्या है कि टी टाइम के बाद में टोटल प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ और उसके बेसिस पे मैंने कहा मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ठीक है। देखो ड्रॉबैक आप कह सकते हैं ये है कि ये इस रिएक्शन के लिए लिखा है हमने, जो रिएक्शन हमने लिखी थी। अगर रिएक्शन वेरी करेगी, अगर रिएक्शन बदलेगी तो ये एक्सप्रेशन बदल जाएगा। तो मैंने कहा फिर हम क्या करें। तो मैंने कहा फिर उसके लिए मैं आपको एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन बताता हूँ जो सबके लिए वैलिड होगा। जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन ये है k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग n माइनस 1 पी नॉट डिवाइडेड बाई n पी नॉट माइनस पी टी। मैंने ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन है हमारे लिए, जहां पे आप ये कह सकते हो n किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा। n इज दी बैलेंसिंग मोल ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब उनके सम की बात हो रही है। मैंने कहा n जो हमारे पास में है दैट इज द सम ऑफ बैलेंसिंग मोल of gaseous products provided balancing mole of reactant is 1। ठीक है। मैंने कहा रिएक्टेंट का बैलेंसिंग मोल अगर मैंने 1 ले लिया हो, उस कंडीशन में जो भी हमारे पास में गैसेस हैं उनके बैलेंसिंग मोल का जो सम है वो हमारे लिए क्या होगा, n लिखा है। अब जैसे मतलब ऊपर वाले रिएक्शन के लिए आप देख लो, तो उस केस में n की वैल्यू 2 है। अब आप इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 2 लिख लो, और मैंने कहा जैसे आपने इस रिएक्शन के लिए n की वैल्यू 2 लिख ली तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, ऊपर वाला एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। तो मैंने कहा मैं ये काम किसी भी रिएक्शन के लिए कर लूंगा। ये एक जनरलाइज्ड बात जो कि मैंने आपको बता दी, जो किसी भी रिएक्शन के लिए एप्लीकेबल होगी। जैसे मैं आपसे कहता हूँ मैंने एक रिएक्शन ऐसा देखा है, ए गैसियस से बी गैसियस प्लस 2 सी गैसियस, और मैंने कहा मुझे इसके लिए के का एक्सप्रेशन लिखना था वही पी नॉट और पीटी के टर्म्स में, जहां पे पी नॉट इनिशियल प्रेशर था और पीटी टोटल प्रेशर था, ठीक आफ्टर टाइम टी। तो मैंने कहा मुझे मालूम मेरे लिए एन क्या था, एन इज द बैलेंसिंग मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। तो मैंने गैसियस प्रोडक्ट के एन की वैल्यू 2 है। अब आप उस इक्वेशन में 2 रख दो, मैं सॉरी 3 है, 3 रख दो। तो मैंने अगर आपने 3 रखा तो वो कितना आ जाएगा, 2 पी नॉट अपॉन 3 पी नॉट माइनस पी टी। आप चाहो तो बैठ के आराम से सॉल्व कर लेना, आप देखो के का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। ठीक है बिल्कुल। तो मैंने कहा मेरे पास जनरलाइज मिल गया तो मैं बेकार में बार बार मेहनत करने से बच जाऊंगा, मैं तो जनरलाइज्ड इक्वेशन यूज कर लिया करूँ और बता दिया करूँ। चलो एक क्वेश्चन मुझे आपसे और जानना है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है, ए गैसियस बी गैसियस प्लस 1/2 सी गैसियस, initial pressure is 100 mm and after 10 minutes
total pressure is 120 mm, then find पहला क्वेश्चन है मेरा रेट कांस्टेंट के, दूसरा क्वेश्चन है हाफ लाइफ टाइम चाहिए, तीसरा क्वेश्चन है मेरा रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए, and rate of reaction with respect to B। ये 4 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे। ठीक है भाई, अब जैसे मुझे प्रेशर के टर्म में के लिखना पड़ेगा, और मैंने कहा मैं प्रेशर के टर्म में लिख भी पाऊंगा, है ना, मुझे प्रेशर के टर्म में लिखने से कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि मुझे तरीका मालूम था कि भाई हमें लिखने का तरीका है क्या। तो मैं आपसे पूरी उम्मीद कर सकता हूँ कि आप मुझे लिख के बता पाएंगे। मुझे आप के की वैल्यू बता दो, अगर आपने के सही बता दिया तो फिर आगे की बातें आप सही बता पाओगे। केस 0.05। ठीक है भाई, आपसे उम्मीद की जा सकती है कि आप जो आंसर बता रहे हो सही बता रहे हो। पॉइंट 0.05। ठीक है भाई, मैंने माना कि आपने जो बताया वो सही बताया। देखो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मुझे अगर के कैलकुलेट करना है तो पहले तो अपना एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, मैंने आपको जनरलाइज एक्सप्रेशन बता दिया था, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी इंटू लॉग एन माइनस 1 पी नॉट डिवाइडेड बाई एन पी नॉट माइनस पी टी, ये लिखा था। इस रिएक्शन को देख के कोई भी बता सकता है कि भाई बैलेंसिंग मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट एन की वैल्यू 3/2 है, हाफ लाइफ टाइम इज 13.86 मिनट। ठीक है, अभी चेक करते हैं। तो मैंने अगर ऐसा है तो चलो पुट कर देते हैं। तो के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, टाइम लगा मुझे 10 मिनट, लॉग, अच्छा पहले तो टी के टर्म्स में लिख ले रहे हैं, है ना, लॉग, ठीक है, एन की जगह पे 3/2 रख दूंगा मैं, तो 3/2 माइनस 1 पी नॉट डिवाइडेड बाई 3/2 पी नॉट माइनस पी टी, ये लिखा जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं भाई हमारे पास में क्या आ जाएगा, 2.303 बाई टी इंटू लॉग पी नॉट बाई 2, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 3 पी नॉट माइनस 2 पी टी डिवाइडेड बाई 2, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो हम कह सकते हैं भाई के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2.303 बाई टी इंटू लॉग, ठीक है, आप जानते हैं ये कितना रह जाएगा मेरे पास में, पी नॉट अपॉन 3 पी नॉट माइनस 2 पी टी। चलो कम से कम एक बात पता चल गई कि मान लो के का एक्सप्रेशन ही पूछ लेता हमसे, सपोज करो, तो मैंने कहा अगर सिर्फ के का एक्सप्रेशन भी पूछा जाता तो हम बता देते, रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए इज 4। ठीक है, तो मैंने कहा के पता चल गया, भाई एक्सप्रेशन ये लिखा जाएगा। अब तो मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए तो मैं बता दूंगा। मैंने कहा मुझे के इज इक्वल टू 2.303, टाइम उसने कहा था कि भाई 10 मिनट लगा, मिनट में ही रहने देते हैं, लॉग पी नॉट, इनिशियल प्रेशर उसने 100 दे रखा था, अपॉन 3 पी नॉट माइनस 2 इंटू पी टी जो कि मुझे 120 दे रखा है। तो ये आ जाएगा 100 अपॉन 300 माइनस 240, मतलब 60 के बराबर आ जाएगा। तो हमने सॉल्व कर दिया, तो k इज इक्वल टू 2.303 बाई 10, मैंने कहा log 10 माइनस log 6 की वैल्यू है तो 2.22 के बराबर आ जाएगी। और अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो k की जो वैल्यू 0.0506 मिनट इनवर्स आ जाएगी, ये मेरे हिसाब से आ जाएगा। ठीक है ना,
आपने कितना बताया था? हाँ ठीक है, 0.0506 बताया था आपने। टी ऑफ आप 13.86 बता रहे हो, रॉड रेट विद रेस्पेक्ट टू ए आप 4 बता रहे हो। मैंने कहा मुझे के मिल गया। भाई के मालूम है तो हाफ लाइफ कौन नहीं बता सकता, कोई भी बता देगा। तो मैंने कहा हाफ लाइफ की अगर हम बात करेंगे तो 0.693/k होता है। के की वैल्यू आपको मालूम है 0.0506 के बराबर है, और जैसा कि आप सॉल्व करके बता रहे हो 13.86 आ रही है भाई। ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसा लिख दूंगा मैं, 13.86 मिनट लिख दूंगा मैं। तीसरा मुझसे कहा गया कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। तो मैं ये बात कहीं ना कहीं जानता हूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए को मैं सिंपल लिख सकता हूँ भाई, चेंज इन प्रेशर ऑफ ए। हमने जब केमिकल काइनेटिक्स जिस दिन स्टार्ट किया था उस दिन पहला फॉर्मूला केमिकल काइनेटिक्स का यही पढ़ा था कि भाई चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन प्रेशर अपॉन टाइम होता है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ भाई, जो भी हमारे पास में ए है उसका इनिशियली प्रेशर 100 था, बाद में कितना आया वो पता कर लेते हैं हम। तो बाद में मैंने कहा उसका प्रेशर जो पी नॉट माइनस पी आएगा। भाई अगर हम इस रिएक्शन के लिए प्रेशर लिखेंगे तो ये रिएक्शन बेसिकली यही तो है भाई, ए गैसियस से बी गैसियस प्लस 1/2 सी गैसियस। अगर मैंने कहा इसका इनिशियल प्रेशर मैंने पी नॉट माना तो इन दोनों का 0 0 था। आफ्टर टाइम टी इसका p/2 होगा, इसका p होगा, और इसका मैंने कहा पी नॉट माइनस पी होगा। टी टाइम के बाद में यही लिखा जाएगा। अब अगर मैंने कहा ऐसी बात है तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, आप सिंपल ये बात कह सकते हैं भाई कि भाई हमारे पास में जो भी टोटल प्रेशर है मैंने कहा वो इन तीनों को ऐड करके मिलेगा। पी नॉट माइनस पी प्लस p/2 को करके मिलेगा, मतलब टोटल प्रेशर इस पी नॉट प्लस p/2 से मिलेगा। मुझे क्वेश्चन में दिया था कि वो 120 है, पी नॉट 100 है प्लस p/2 है। तो मैंने कहा मैं अगर p/2 की वैल्यू लिखूंगा तो 20 आ जाएगी। तो यहाँ से मुझे p की वैल्यू मिल गई जो कि 60 है। तो ये देख लेता हूँ, पी नॉट 100 था और बाद में 60 है, तो मतलब 40 हो गया। ठीक, ये तो इसका इनिशियल प्रेशर मैंने कहा 100 था और बाद में 40 हो गया। तो मैं सिंपल 100 माइनस 40 कर देता हूँ, मुझे तो साइन प्लस ही रखना है भाई। टाइम कितना लगा था? 10 मिनट लगा था उसे। तो अगर 10 मिनट लगा था हमारे पास में तो मैं ये कह सकता हूँ इट इज 60/10। तो मेरे हिसाब से तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए 6 आ जाएगा, 6 mm पर मिनट आ जाएगा। अब आप देख लो भाई, या तो आप, मैंने कुछ गलती कर दी है? अच्छा सॉरी, ओके 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 ओके, मैं समझ गया मैंने क्या गलती की है। ठीक है, मतलब ये था P इज इक्वल टू 40 हो गया। तो मैंने कहा अगर P इज इक्वल टू 40 हो गया तो हमारे पास में ये कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। तो हमें कह सकते हैं इनिशियली 100 था, बाद में 60 है, तो मैंने कहा 40/10 मतलब 4 आ गया। तो हमने कह दिया भाई ए के रेस्पेक्ट में वो खत्म हो गया हाथ में लेके आओ, मैं लेके आ रहा हूँ जब बनाऊंगा। ठीक है, आ जाएगा 4 mm पर मिनट आ जाएगा। ठीक है, ये मैंने कहा ए के रेस्पेक्ट में हो गया। हाँ ठीक है, मैंने कहा जब ए के रेस्पेक्ट में मिल गया तो हमें बी के रेस्पेक्ट में और चाहिए था या सी के रेस्पेक्ट में। तो मैंने कहा वो तो हम किसी भी रिएक्शन के लिए लिखना जानते हैं कि भाई जो भी रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए अपॉन बैलेंसिंग मोल। तो मैंने कहा ठीक है, हमें मालूम है उसका बैलेंसिंग मोल जो हमारे पास में वो कितना है, बैलेंसिंग मोल 1 है। रेट ऑफ रिएक्शन मैंने कहा विद रेस्पेक्ट टू सी अपॉन इट्स बैलेंसिंग मोल, तो मैंने कहा वो भी हमने लिख दिया जो कि 1/2 है। तो यहाँ से मैंने कहा रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू सी, तो आ जाएगा 1/2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए। तो हमने कह दिया भाई हमारे लिए कितना आ जाएगा 1/2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन विद रेस्पेक्ट टू ए जो कि 4 के बराबर है। तो हम कह देंगे भाई उसके रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा 2 mm पर मिनट आ जाएगा। बोलो भाई, आप मेरी बात से सहमत हो क्या? बताओ, मुझे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको, किसी भी टाइप की तकलीफ?
नहीं है ना, सॉल्व कर देंगे, बहुत बढ़िया बात है ये। अगला एक आसान सा क्वेश्चन और लिख लेते हैं, अभी 2-3 मिनट है हमारे पास में। अरे यार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की सीट डिस्कस करनी है, वो बची हुई है ना, आज 5 बजे करते हैं यार, है ना, क्योंकि वो कल भी छूट गया था। मैं टाइम अलॉट कर दूं, क्योंकि टाइम अलॉट नहीं करता हूँ तो मैं आलस कर जाता हूँ, और मैं आलस कर जाता हूँ तो फिर मेरा मन नहीं करता बताने का। तो आज 5 बजे रखते हैं, ठीक है ना, आज 5 बजे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सीट डिस्कस करेंगे। एजो आइसोप्रोपेन decomposes according to the equation CH3 whole twice CH N double bond N CH3 whole twice। इनका एजो आइसोप्रोपेन हमने ले रखा है, और ठीक है ये मैंने कहा गैसियस फॉर्म में। इसे जब हम हीट कराते हैं 250 से 290 डिग्री सेल्सियस पे, तो मैंने कहा ये डिकम्पोज हो जाता है, जहां से N2 गैस अलग हो जाती है प्लस C6H14 मैंने कहा गैस अलग हो जाती है। केमिकल काइनेटिक्स की सीट सेंड करनी है, करेंगे ठीक है। बाकी लोग जो लोग अलीगढ़ में, वो लोग तो पैकेज ले जाओ आके भाई। इट इज फाउंड टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स if initial pressure is P naught and pressure of mixture at time t is Pt, then find expression of rate constant K। मतलब कुछ बचा तो है नहीं क्वेश्चन में। हम सभी जानते हैं कि भाई कोई भी लैंग्वेज लिखी जाए मुझसे क्या ही फर्क पड़ता है, मुझे तो सॉल्व करना आता है भाई। K is equal to 2.303 by T n minus 1 P naught divided by n P naught minus P। ये तो n की वैल्यू 2 रख दूंगा मैं, n की वैल्यू 2 रख दी मैंने, आ गया। तो देखने में लग रहा है जैसे पता नहीं क्या ही क्वेश्चन में होगा, लेकिन आप वैसे देख रहे हो क्वेश्चन में बिल्कुल दम नहीं है ना, देखने में चाहे कैसा भी लग रहा हो, लेकिन क्वेश्चन में दम तो नहीं था, वो तो देख के हमने सॉल्व कर दिया, हमें ऐसा भी नहीं कि उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, हमने ऐसे ही बता दिया था। ठीक है, चलिए तो एक बार आप ये सारी चीजें देख लीजिए, बाकी शाम में 5 बजे